नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक नोर टॉपिक पे, लेकिन वो ऐसा टॉपिक है जिसको अगर एड्रेस ना किया जाए तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका सिलेक्शन या फिर कह लीजिए अच्छी रैंक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है ये? क्योंकि आप सब कुछ मेहनत करते हो अपना सिलेबस कवर करने में, है ना। जैसे इस टॉपिक में जैसे लाइन में लिखा हुआ है, इवन आफ्टर कवरिंग whole syllabus and topic wise content your marks are stagnant, है ना। या फिर बहुत ही कम बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वेरी लेस मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, अगर अंदर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्यों है भाई कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल से पढ़ लें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लें, है ना। हम रीड कर रहे हैं और कुछ कुछ प्लस सेलेक्टिव नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। सेलेक्टिव नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद भी हमारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, दो कि हम पेपर कवर कर ले रहे हैं, हमारा वो सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि यार पहले 10 से 12 क्वेश्चंस अच्छे से करते थे, लेकिन वो 15 से 16 क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर 5 to 5 क्वेश्चंस, जो मतलब आपको वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करना होता है, राइट। इम्प्रोवाइज़ करना होता है और आपके विजडम बेस्ड आंसर्स होते हैं, ठीक। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये अपने मार्क्स बढ़ने में रोक रहे हैं, आपको स्टक कर रखे हैं एक जगह पे, ठीक है। इस टॉपिक पे हम इस टॉपिक को एड्रेस करने जा रहे हैं और डिफरेंट फैक्टर्स देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। अब पहला टॉपिक क्या आता है ना, अगर हम पहली बात करें तो पहली चीज़ है कि यार नॉट एबल टू एड्रेस कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब व्हाट आर दीज कीवर्ड्स, राइट। इवन इफ अगर मैं बोलूं कि आपके पास वो कंटेंट है, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो लिखा है एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर से मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 3 कीवर्ड्स हैं, आप देखना। एक है आपका डिस्कस, दूसरा है कमेंट, ये तीसरा है क्रिटिकली एग्जामिन, और ये यूपीएससी का लास्ट ईयर का पेपर है ना। अब इन चीज़ों को, इन तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, अलग अलग तरीके के इसमें ओरिएंटेशन के साथ आपको आंसर करना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो बॉडी पार्ट आता है वो टोटली डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ होगा। तो इसमें डिस्कस करना है, इसमें कमेंट करना है, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप नहीं करते हो तो आपको नंबर फेच नहीं होते हैं, है ना। नंबर फेच नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और अगर आप फेच करते हो तो अगर रिलेटिव गेम चीज़ देखी है ना, तो आपकी पिछली कॉपी से जो कोई लड़का आ रहा होगा तो इसने ये सारे कह सकते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये तीनों कीवर्ड्स को अच्छे से एड्रेस किया होगा और आपसे ज़्यादा मार्क्स पाएगा। और इवन इफ वो 0.5 और 0.5 आपसे ज़्यादा पाता है, अगर ओवरऑल कंटेंट उसका नीचे है, मतलब ओवरऑल कंटेंट आपसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन में जो ओरिएंटेशन की डिमांड है वो उसको एड्रेस कर रहा है, तो आपको इतना भी निकाल के ले जाएगा। और अगर मैं 20 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे उसने 10 नंबर आपसे ज़्यादा स्कोर कर लिए। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं एक बार देखते हैं। जैसे क्या होता है कि अदर कीवर्ड्स की बात की जा रही है, तो जैसे कभी आता है एनालाइज, फिर आता है इलस्ट्रेट, फिर आता है क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन का ओरिएंटेशन नहीं समझ पाएंगे और जो अपने मनमाफी का फ्लिक आओगे, ठीक। तो इस टॉपिक को हम आगे के वीडियोस में कोशिश करेंगे एड्रेस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, रीडिंग टॉपिक इंस्टेड ऑफ होल क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है? अब यार मतलब तुमने टॉपिक तो पढ़ा है, अब सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है, हर एक सिलेबस के टॉपिक के बारे में। अब जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं, ये यूपीएससी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है। इसमें आता है ऑल टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरिज्म, ठीक है, की एलिमेंट्स फॉर मेकिंग ए इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप अगर अपने सेकुलरिज्म के बारे में पढ़े रहोगे, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है सेकुलरिज्म, ठीक है, तो कोशिश आपकी क्या रहेगी ना यार, कि आप सीधे पढ़ते ही क्वेश्चन को सेकुलरिज्म के बारे में जितना जानते हो ना उतना आप वॉमिट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आपको कोशिश रहेगा कि जितना भी हम जानते हैं हम लिख दें कॉपी में, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए कि आप ये 3 की टॉपिक्स को एड्रेस करो अपने क्वेश्चन में, है ना, अपने आंसर्स में, ठीक है। और उसके बाद जस्टिफाई और आंसर, लास्ट में आपको जस्टिफाई भी करना है अपने पॉइंट्स को, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है elucidate the relationship between globalization and a new technology in the world of scarce resources with special reference to इंडिया। अब क्या है, रिलेशनशिप ऑफ ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको इसके साथ ये कीवर्ड को भी एड्रेस करना है, जैसे है आपका स्कार्स रिसोर्सेज, और इसको स्पेशल रेफरेंस के साथ किसे जोड़ना है, इंडिया के साथ। अब आप क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आएगा कि बस आप जितना जानते हो इन कीवर्ड्स के बारे में वो क्वेश्चन नहीं डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि आप एग्जैक्ट जो कीवर्ड्स के अराउंड जो क्वेश्चन बना हुआ है उसी के अराउंड आप आंसर को अपने मोल्ड करो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यूपीपीसीएस की देखें तो आप ये देखोगे, यहाँ क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल, ठीक है। हम चुनौतियों का विवेचना करनी है और इसको प्रभावकारी लाभकारी बनाने के लिए साधन क्या है ये बताना है। मोस्ट ऑफ जनता क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेगी, जितना उसके बारे में जानती है डेफिनेशन देगी, उसके प्रॉस्पेक्ट बताएगी, फ़ायदे बताएगी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि चैलेंजेस पे तब आएगी जब अब काफ़ी कुछ लिख चुका होगा उसके बाद। लेकिन हमें डायरेक्टली चैलेंजेस को एड्रेस करना है, ठीक है ना। उसके बाद मेजर्स बताने हैं, ठीक है ना। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको तुरंत ये सेंस करना होता है कि एक्चुअली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तो होल क्वेश्चन, है ना, होल क्वेश्चन पढ़ने की बात चली आती है, ये ना, ऑन अ होल में इस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दोस्त, नेक्स्ट क्या है, एड्रेसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या होता है ना कि ढेर सारे टाइम क्या होता है कि हम जो जानते हैं वही आंसर में लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, और उस कीवर्ड के अराउंड जो हमको नॉलेज होता है वही हम सीधे सीधे कोशिश करते हैं पूरी की पूरी कहानी लिख दें, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट डिमांड क्वेश्चन की कुछ और होती है। अब एग्जांपल लेते हैं, यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जीएस पेपर 3 का, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कीपिंग इन द व्यूज ऑफ चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक। अब ढेर सारे लड़के बच्चे क्या करेंगे ना कि एक ही पार्ट को बताएंगे जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जितने भी एलिमेंट्स आप जानते होगे, थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बता दोगे, और फिर कोशिश आपकी चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट वाले पार्ट आपका एड्रेस नहीं हो पाता है, या फिर आप प्रोपोर्शनेट नहीं दे पाते हो जगह उसको। तो प्रोपोर्शनेट जो क्या कहते हैं स्पेस होता है ना हर एक क्वेश्चन का, अगर हम बात करें प्रोपोर्शनेट स्पेस की बात हो रही है, प्रोपोर्शनेस स्पेस की बात हो रही है, ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट, ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे तब तक आपको किसी टॉपिक के बारे में कितना भी कंटेंट प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, आप नंबर फेच नहीं कर पाओगे, आपके नंबर मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। अगर इसी तरह हम यूपीपीसीएस की क्वेश्चन की बात करें, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ has now become center point of development strategy, discuss the statement in the context of India, also suggest remedial action to achieve this growth। अब क्या है कि ये इन्वर्टेड कॉमा में पहली बात क्वेश्चन की बात की गई है। अब क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सुना आपने, कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेशन लिखा, कुछ कर, लेकिन आपको पहले ये स्टेटमेंट समझाना है दोस्त मेरे, ठीक है ना। डिमांड ये है कि पहले ये स्टेटमेंट समझाओ, स्टेटमेंट से आपको फैक्ट्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ गेम चलना चाहिए। लेकिन आप अपने धड़ल्ले से स्टार्ट करते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ सुना और उसके बाद खेला स्टार्ट है भैया, हम बताएंगे, हम जानते कितना है, हम तुमको आज दिखा के दिखाएंगे भैया, हम लिख के दिखाएंगे कि हम कितना जानते हैं, ठीक है ना, सब बता देंगे इसमें। लेकिन जो पूछा है वही नहीं बताएंगे, ठीक है ना, वही नहीं बताएंगे, ठीक है ना।
तो ये खेल होता है सबके साथ, इसीलिए आपके मार्क्स आप लिख के आते हो तो आपको लगता है कि यार सब तो लिखा है, जितना मेरी कॉपी में था, जितना मैंने पढ़ा सब कुछ लिखा है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता है दोस्त, इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं, आप ज़्यादा मार्क्स आप फेच नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, अब आता है यार कि जैसा कि कोई भी आंसर होता है ना, वो स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन उसका बहुत बड़ा पिलर होता है। अब अगर आपका स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन ही ना सब ऑप्टिमल है, ठीक है ना, ये बात समझना, अगर आपका सब ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन है और स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन है, तो एक चीज़ यूज़ की जाती है, गेम ऑफ रिलेटिविटी। गेम ऑफ रिलेटिविटी क्या है ना, आंसर राइटिंग या फिर जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपका हमेशा किसी न किसी से कंपैरिजन हो रहा है आपका, तो जो कॉपी आपसे पहले इवेलुएट हो रही है ना, और आपसे कॉपी जो आपसे पहले इवेलुएट हो रही है, वो से अगर उस चीज़ में आपसे अच्छा प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग है, और अगर कंटेंट, अब समझना इस बात को, स्ट्रक्चरिंग प्लस प्रेजेंटेशन आपके कंटेंट से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वे में है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, अब मैं बताऊंगा कंटेंट बहुत अच्छे का मतलब क्या है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा है, तो चांसेस हैं कि वो 0.25 0.5 ज़्यादा ले रहा होगा आपसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये मेंटल गेम है, आप समझाता हूँ मैं आपको कैसे, ठीक है ना, आप देखिएगा इस चीज़ को। नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रक्चरिंग का फॉर्मेट होता है। अब मान लेते हैं कि जो अदर्स कॉपी है जो आपके पहले आई हुई है, उसने बाकायदा एक इंट्रोडक्शन दिया, अब हम छोड़ देते हैं इंट्रोडक्शन कितने पार्ट के हैं, कैसे है क्या नहीं है, मान लेते हैं आपका इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ सेम है, फिर उससे सब अगर दो, जैसे ये था ना भी इंक्लूसिव ग्रोथ वाली क्वेश्चन की बात की या साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात की, उसमें 2 क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ठीक है, तो उसने सब हेडिंग दी, पहले पार्ट को एड्रेस किया, सब हेडिंग 2 दी, उसने सेकंड पार्ट को एड्रेस किया और कंक्लूजन दिया, और कोशिश किया कि बीच में एक वे फॉरवर्ड भी दे दे उसने। ठीक, अब आती है आपकी कॉपी, आपने इंट्रोडक्शन दिया है ना, दे दिया भाई किसी भी तरह, अब शुरू किया भाई ने कि अब हम सब कुछ बता देंगे गेम इसी में, तो उसने क्या, आपने क्या किया कि सबको एक कहानी शुरू से स्टार्ट की, और ABCD से लेकर जेड तक जितनी चीज़ें पता थी आपने सब उलेट दी यहाँ पे, और फिर कंक्लूड करके आपने सोचा कि यार सब कुछ तो लिख दिया, पॉइंट फॉर्मेट में भी है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी है, और इसमें हमको अब बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, आपको जो मार्क्स आप सोच रहे हो कि हो सकता है इस तरह से करने, ये बीच में आपने ऐसा कंटेंट A से Z तक दिया हो जो आपने मतलब वर्ड टू वर्ड आपको लौटा उस टॉपिक पे, है ना, लेकिन क्या होगा, इसी तरह से जो आपके बेस्ट आंसर हैं आपको बेस्ट मार्क्स फेच करके नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे आपसे पहले, है ना, खेल हो चुका है बाऊ, है ना, खेला सेट हो चुका है यहाँ पे, है ना, सेट हो चुका है। ठीक, तो इस बात को समझना जरूरी है कि प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे आप उसको एड्रेस करें ना करें, वो आपको लास्ट में आउट कर देगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है ना, फंडा ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक, अब प्रेजेंटेशन की बात ये है दोस्त कि कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग प्रेजेंटेशन के सेम कंटेंट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। एक होता है नंबरिंग फॉर्मेट, दूसरा होता है बुलेट फॉर्मेट, तीसरा होता है एरो फॉर्मेट। अब कई लोग क्या करते हैं ना, तीनों का मिक्सअप यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि मोनोटोनोसिटी किल करने की। ठीक है ना, ये मोनोटोनोसिटी किल कर रहे हैं। ठीक है ना, अब मोनोटोनोसिटी किल करने से क्या होगा कि जब एक इवैल्यूएटर मिलेगा, उसको इवैल्यूएटर इवैल्यूएट कर रहा है उसकी कॉपी, तो ये देख रहा है कि सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग की गई है, और कोशिश की गई है कि अगर उसके पास कहीं जनरल पॉइंट्स हैं तो वो मतलब कहीं 2 ही स्पेसिफिक पॉइंट पता है, तो 3-4 जनरल पॉइंट ऐड करके उसने दिखा दिया कि भैया हमारे पास तो 6 पॉइंट हैं। और अगर उसके पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके पास की टर्म्स बहुत स्पेसिफिक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट में दिखाऊंगा की टर्म से या फिर की टर्म से क्या, की फैक्ट से मतलब क्या होता है, तो वो नॉर्मल बुलेट पॉइंट में भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को नहीं स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हो। ठीक है,
और मिस आउट करने से मतलब ये है कि, और हो सकता है कहीं पे एक की टर्म्स लिख के अंडरलाइन कर दे, उसके बाद छोटा सा एक फ्रेज लिख के तुरंत एग्जाम्पल दे दिया उसने, है ना। और ये चीज़ आप क्या करो, लंबे लंबे स्टेटमेंट मार रहे हो, लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रहे हो, जो हो सकता है कि आप 1 2 3 यूज़ किए हो, लेकिन लंबे लंबे स्टेटमेंट चल रहे हैं। अब आपको क्या हो रहा है, सामने वाले खोजना पड़ रहा है इवैल्यूएटर को, दो की वो मेहनत करेगा लेकिन कहीं तो कहीं एग्जॉस्ट होगा ना दोस्त। तो एग्जॉस्शन में, उसके एग्जॉस्शन में आपका घाटा है, राइट। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं। नेक्स्ट यानी पांचवा पॉइंट आता है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मान लो साइबर सिक्योरिटी पे, मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, या फिर उस पे सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन था, तो अब एक लैंग्वेज होती है ना, मैं जो तुमको पहले बताया, उस पॉइंट से पहले बताया था कि एक लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, और उस लैंग्वेज में नॉट नेसेसरली जिस फॉर्मेट में आपके दिमाग में वो कंटेंट भरा हुआ है उसी फॉर्मेट में डिमांड कर रहा है। मान लो कि आपके दिमाग में ABCDEFGH के फॉर्मेट में भरा, लेकिन कोई क्वेश्चन आया वहां पे EDGACBF इस फॉर्मेट में अपने पॉइंट्स को आर्टिकुलेट करना है, क्योंकि ये पहले 3 पॉइंट्स ही उसके डिमांड है, या फिर पहले 4 पॉइंट ही डिमांड है, लेकिन ये 3 पॉइंट आपने ये दिखा दिया, 3 पॉइंट और लिख के दिखा दिया कि देखो यार मेरे पास ना 7 पॉइंट का जखीरा है ना। कह लो कि हमारे पास 7 पॉइंट का जखीरा है। या फिर कोई क्वेश्चन आ गया जहां पे डिमांड थी क्वेश्चन की FGDAB, और आपने लास्ट के 2 पॉइंट लिख दिया कि आपने दिखाने के लिए कि यार देखो फिर से मेरे पास 7 पॉइंट का जखीरा है। और जब ये कंपेयर होगा, जिसने 5 पॉइंट लिखा होगा या फिर सामने आपके आगे पहले 4 पॉइंट लिखा होगा, अगर इवैल्यूएटर समझता है कि 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं या 5 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो जब उसको 7 पॉइंट दिखते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्लस जनरल पॉइंट्स, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जब दिखता है ना इवैल्यूएटर को, तो वो कहता है कि यार तुमको ना इन दोनों बच्चों से सपोज ए और बी से आपसे मैं 0.25 या 0.5 या 0.75 ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली गेम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब ये समझना कि जब तुम किसी कहानी वही चली आती है ना कि यह किसी भंडारे में खाने में मज़ा आता है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में मज़ा आता है। अब देखो यार, उसमें मत फील करना कि फील कहाँ आती है, फील की बात नहीं हो रही है। आप समझना कि किसी को भंडारे में बैठा खिलाओगे तो उसको अच्छी फीलिंग आएगी कि किसी रेस्टोरेंट में। तो समझना तुम्हारा इवैल्यूएटर भंडारे में बैठ के पॉइंट नहीं खोज रहा है, ठीक है ना। वो उसको इस रेस्टोरेंट में एक प्लेटर में सजा के दिए गए पॉइंट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिमांड है क्वेश्चन की, लेकिन वो उतने आर्टिकुलेटेड नहीं है जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो वो इवैल्यूएटर या फिर आपका एग्जामिनेशन जो आपकी क्या कहते हैं, जो भी कह लीजिए इवैल्यूएटर ही है, तो वो आपको कम मार्क्स देगा, ठीक। तो समझना, भंडारा वर्सेस रेस्टोरेंट, ठीक, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देख। अब जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बात की थी, 6वां पॉइंट यही है, टॉपिक स्पेसिफिक की टर्म्स वर्सेस सब्जेक्ट रिलेटेड जनरल टर्म्स। अब यार टॉपिक स्पेसिफिक की टर्म्स के मतलब क्या होता है। अगर कोई सोसाइटी पे क्वेश्चन आ गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे आ गया, तो ये देखो मेरे अपने नोट्स का फॉर्म है, ठीक है ना, एक मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो यार हम की टर्म्स क्या यूज़ करेंगे, इनविजिबल अनपेड वर्क, डुअल बर्डन, सेल्फ लिफ्टिंग माइंडसेट, ठीक है, या ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग, ठीक है, या फिर आता है बैनिंग नेग्लेक्ट, और आता है क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम वूम टू टूम, ठीक है ना, टॉम। और फिर आता है परपेचुएशन ऑफ पैट्रियार्की, फिर आता है प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की, रिप्रोडक्टिव स्लेवरी, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और एलिनेशन। अब ये की स्पेसिफिक टर्म्स हैं विमेन रिलेटेड इश्यूज से, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, आप जान तो रहे हो, समझ तो रहे हो, लेकिन आपने नोट्स ऐसे नहीं बना रखे हैं। आपको पता तो है प्रॉब्लम्स क्या है। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली जाए, या फिर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ अपनी सोसाइटी की बात कर ली जाए, फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, और क्या कहते हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैरिजेस की बात कर ली जाए, और एंटी ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली जाए, और फिर जितने भी आज के बर्निंग इशूज़ हैं, अगर उनको वुमेन वाले स्पेसिफिक टर्म से जोड़ा जाए या इशूज से रिलेटेड जोड़ा जाए, तो ढेर सारे की टर्म्स बनते हैं, उनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इसी का एग्जांपल दूं मैं, तो ये चीज़ देखो आप
कि अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो आप क्या करोगे यार, उनका एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, या फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, या फिर जेंडर पैरिटी आ रही है, या फिर कह लो कि एक और आपने जोड़ दिया कि वेज पैरिटी नहीं मिल रही है। तो भैया अगर, और ये आपने जनरल टर्म से लिख के छोड़ दिया, किसी को एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट नहीं किया हुआ है, तो इन एग्जाम्पल टर्म्स या फिर इन जनरल टर्म्स के साथ आप इन या फिर इन स्पेसिफिक टर्म्स को कैसे काउंटर करोगे, ये सोचो तुम, ठीक है ना। तो इस वजह से तुमको सब कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में, और तुमने प्रिपेयर किया हुआ, तुमने सिलेबस कवर किया हुआ है, तब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे मेरे दोस्त। ये हार्ड रियलिटी है। जब तक इस टॉपिक, इस एलिफेंट इन द रूम को तुम एड्रेस नहीं करने वाले हो, तब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वो गैप फिलअप नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, या फिर जिससे तुम्हारा एक अच्छा रैंक, जिससे एक अच्छी सर्विस मिस हो रही है, ठीक है ना। एक एक नंबर पे तुम अभी जाके लिस्ट चेक करो यूपीएससी की, है ना, एक एक नंबर पे यार, एक एक नंबर पे, दो दो नंबर पे लोग ना आईएएस से आईपीएस बन जा रहे हैं, है ना, आईएएस से आईपीएस बन जा रहे हैं, और आईपीएस से अगर 2 नंबर 3 नंबर कम हुए तो भैया पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो तुम, ठीक है ना, आईआरएस हो गया, और 2 नंबर ऐसे करते 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 आप लिस्ट से बाहर हो, ठीक है ना, आप लिस्ट से बाहर चले जाते हो। तो इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कीजिए। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे, हर एक टॉपिक को एड्रेस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, और आपको ये जानना में आपको हेल्प करेगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, या फिर अगर आप अगले कुछ सालों की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2024 2025 लिखने वाले हो, तो पहले से ही समझ जाओ कि इन चीज़ों को पहले से एड्रेस करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी टॉपिक पे, इसी तरह मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।